सामना दावा कर रहा है कि अमित शाह पूछ रहे हैं क्या बात है शिंदे जी, सुबह के 4 बज रहे हैं, इतनी जल्दी क्या है? तो शिंदे जवाब देते हैं कि आपको सब पता है यहां क्या हो रहा है। तो शाह बोले क्या हो रहा है? मेरी और मेरे लोगों की घेराबंदी की जा रही है, मुझे खत्म करने की कोशिश हो रही है। आपने वादा किया था कि मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। शाह बोले हमारे पास 125 विधायक चुने गए हैं, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? शिंदे बोले मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो शाह बोले नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आप क्या चाहते हैं? शिंदे कहते हैं मुख्यमंत्री पद। शाह बोलते हैं अभी ऐसा नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री हमारी पार्टी का ही रहेगा। अगर आपको सीएम बनना है तो बीजेपी में विलय करिए, बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो शिंदे पूछते हैं फिर मेरी पार्टी का क्या होगा? तो शाह कहते हैं वो हमें सौंप दीजिए, पार्टी हमने ही बनाई थी, आप चिंता मत करें कि विलय कर लीजिए। अब ये कोरी पतंगबाजी है, किसी आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक मैसेजिंग, एक संदेश संकेत की राजनीति हो रही है। और महाराष्ट्र से ज्यादा खलबली मची हुई है बिहार में, या मचाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष वहां पर। तेजस्वी यादव वो कह रहे हैं कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ क्या करती है जग जाहिर है। 2022 में जब नीतीश हम लोगों के पास आए थे तो वो कह रहे थे कि बीजेपी मेरी पार्टी तोड़ रही है। अब आरजेडी के ही एक विधायक हैं मुकेश रोशन, वो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू के 12 में से 9 सांसद बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने अपना समर्थन पत्र भी दे दिया है बीजेपी को। और लंबे समय से जेडीयू के विधायक एक साथ नहीं दिख रहे हैं। किसी भी दिन बड़ा सियासी विस्फोट होने वाला है बिहार की राजनीति में, और जेडीयू को नष्ट करने के लिए बीजेपी ने पहला कदम उठाया है। अब 21 हो गए हैं मंत्री, बीजेपी के 13 मंत्री रह गए हैं जेडीयू के। यानी कि बीजेपी धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल, अपने नियंत्रण में लेती दिख रही है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अगर ये खबर सही है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को सीएम नहीं बनाया गया और कि कहा गया कि आपको सीएम बनना है तो आप अपनी पार्टी बीजेपी में विलय करा लीजिए, तभी आप सीएम बन पाएंगे, वरना सीएम नहीं बन पाएंगे। और फिर एकनाथ शिंदे के पास में क्या चाह रहा था? अपनी पार्टी जो है, जो इतने मुश्किल से उन्होंने बनाई थी। आपको याद है कैसे जो शिवसेना को तोड़ा गया और कैसे बीजेपी उसमें खास रोल अदा करी कि जो एमएलए थे उनको पहले गुजरात लेके जाया गया, उसके बाद वहां से आसाम लेके जाया गया, और 1-1.5 महीना इस तरह चलता रहा। जब पूरा बंदोबस्त महाराष्ट्र में हो गया तब जाके फिर उन लोग महाराष्ट्र में आए और उसके बाद उनकी सरकार बन गई। ये आपने देखा कि एकनाथ शिंदे के साथ में बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये जो महाराष्ट्र में प्रकरण हुआ तो यही बिहार में होने का अंदेशा दिख रहा है। तो जिस तरीके से खबर सामने में छपा है तो इसमें सच्चाई तो दिखती है, क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से हिसाब किताब चलता है वो इसी तरीके से चलता है। इसमें मतलब इसके झूठ, रिपोर्ट के झूठ होने का सवाल ही नहीं उठता है ना। कैसे मतलब पार्टियां तोड़ना हो, तो महाराष्ट्र में आपने देखा ही किस तरीके से सब हुआ कि उसके बाद तो अजीत पवार को भी तोड़ लिया और पूरे जो कानून है उसको पूरा तोड़ मड़ोड़ करके इस तरीके से सब किया गया। तो बिहार में देखिए अब क्या पोजीशन हो सकता है। तो ये जो बोल रहे हैं कि जो एक तो अभी जो फेरबदल किया गया मंत्रिमंडल का, तो उसमें आपने देखा था बीजेपी के नेता तो मंत्री बन गए और जेडीयू के हाथ में एक भी नया मंत्रिमंडल नहीं आया, जबकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही है जेडीयू के। तो ये मतलब कि ताकत दिखा रहा है बीजेपी कि वो अपने जो मतलब किस तरीके से नीतीश कुमार को घुमाना चाहते हैं तो वो घुमा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जो है तो वो बहुत ही इस मामले में चतुर है कि अपनी पार्टी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बिहार में
जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी आज भी है और मजबूत है, तो वो उनकी पार्टी खा सकती है उसके चक्कर में। और दूसरी तरफ बीजेपी है, बीजेपी तो एकदम तैयार बैठी है कि कैसे आज जेडीयू को खत्म किया जाए। 2020 के चुनाव में जो चिराग पासवान है उनको वोट कटवा का रोल दिया गया था, और जहां जहां पे जेडीयू के नेता खड़े हुए थे चुनाव में, वहां पर चिराग पासवान की पार्टी के वोट के नेता खड़े कर दिए गए थे और उसका जेडीयू का वोट कटा। इसीलिए 71 सीट वाली जेडीयू 2015 में जो 71 सीट आई थी अब 43 पे आ गई थी। और उसका सबसे मतलब एक ही वजह था कि वोट कटवा का रोल दिया गया था चिराग पासवान की पार्टी को, उन्होंने बखूबी निभाया। तो बीजेपी का टारगेट ही यही था कि जेडीयू को खत्म करना है, और बल्कि बीजेपी का टारगेट था कि आरजेडी में नीतीश लालू यादव जेल चले गए थे और तेजस्वी यादव नए नए थे 2020 में। तो बीजेपी का जो असेसमेंट था कि बिहार में जो है जेडीयू खत्म है और अब आरजेडी खत्म है, अब जेडीयू को भी खत्म करना है, और इस तरीके से पूरा बीजेपी के हाथ में आ जाएगा बिहार। तो वैसे तो खैर नहीं हुआ, तेजस्वी यादव को जनता ने पसंद किया और सबसे ज्यादा वोट उन्हीं के पार्टी को मिला। तो बीजेपी के मंसूबा नहीं चला और फिर मजबूरी में फिर नीतीश कुमार को साथ में लेके सरकार बनानी पड़ी और नीतीश कुमार को सीएम भी बनाना पड़ गया था। तो टारगेट बीजेपी का यही है कि बिहार में नीतीश को ही खत्म कर दिया जाए। तो पिछले 2020 के चुनाव में भी ये सब बात उठा होगा कि आप अपने पार्टी को विलय कर दीजिए तब हम आपको सीएम बना देंगे, इस तरह की बात हुई होगी। लेकिन किसी तरह से नीतीश कुमार ने ये चीज होने से रोक दिया, है ना। और कि आपने ये भी देखा कि 2022 में वो बीजेपी से ही पाला तोड़ के और आरजेडी के साथ में सरकार बना लिया था बिहार में, और इंडिया गठबंधन में आ गए थे और इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे थे। बाद में फिर उनको लगा कि मैं पीएम नहीं बन पाऊंगा, इन लोग मेरे को पीएम कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, तो वापस चले गए थे बीजेपी के साथ। तो ये सब खेल बिहार में जबरदस्त तरीके से चलता आ रहा है। तो अब क्या होगा, तो अब ये जो बात जैसे आई है कि वो बीजेपी उनको मतलब जब चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के पहले तो ऐसे ही बोल दिए हैं कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे ये नहीं बताया है ना। बीजेपी से साफ पूछा गया तभी भी वो नहीं बता रहे, बस ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारा चेहरा होंगे। तो महाराष्ट्र में भी तो ऐसे ही बोला था कि एकनाथ शिंदे हमारा चेहरा होंगे, लेकिन सीएम होंगे ऐसा तो नहीं बताया। तो वही चीज यहाँ पे। तो चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, तो जैसा आपको पता है कि बिहार में जो हिसाब किताब है कि वो वोट जो मिलते हैं तो आरजेडी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, और उसके बाद में पिछली बार बीजेपी को मिले थे, उसके बाद में जेडीयू को मिले थे। तो अभी चूंकि वोट कटवा का रोल नहीं रहेगा चिराग पासवान का, तो जेडीयू कुछ सीटें बढ़ेंगी, लेकिन वोट जो कम हुआ है जेडीयू का वो नहीं बढ़ सकता है, वो बल्कि और कम होगा, भले ही सीटें बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये है कि बिना नीतीश कुमार के किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन अब जो है वो अगर बीजेपी थोड़ा सा और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कर लेती है ना, तो भी लेकिन क्या दिक्कत होगा कि अपने बल पे सरकार बनाने के लिए बीजेपी के पास में उतनी सीटें नहीं हो सकती, कि फिर जरूरत नहीं पड़ेगी नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार का 240 का असेंबली का स्ट्रेंथ है, तो वहां पर 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी तो कभी नहीं आ सकती 122 तक, है ना। पिछले बार आई थी 72-73 सीट था, इस बार उससे ज्यादा कितना ज्यादा जा पाएगी, कितना भी जोर तोड़ लगा ले, लेकिन बीजेपी बल्कि मुझे लगता है कि उससे कम ही सीट आएगी, क्योंकि जेडीयू की सीट जो है वो थोड़ी बढ़ेगी और बीजेपी की कम होगी। अब देखिए बीजेपी का ये गणित जो होता है बड़ा जबरदस्त होता है, तो
तो वो क्या करते हैं कि किसी तरीके से वो जीत जाए। वो इनका फार्मूला रहता है कि कम अंतर से वो बस लेकिन जीत जाए, तो और ज्यादा सीट जीत जाए, तो वैसे में फिर सरकार बन सकती है। तो यही चीज पिछले बार में भी देखे होंगे कि जो जीत का अंतर था बीजेपी का बहुत कम था, लेकिन सीटें ज्यादा आ गई थी, है ना। इसीलिए तो कहाँ 36% वोट मिले थे आरजेडी को, लेकिन उनकी सीटें कम हो गई थी, और बीजेपी को तो 29% मिले थे, लेकिन फिर भी सीटें ज्यादा थी। और यही चीज आप दूसरे राज्यों में भी देखेंगे कि कम जीत वोट के अंतर से वो जीत जाते हैं और ज्यादा सीट जीत जाते हैं। तो दिल्ली में भी आपने देखा, और हरियाणा में भी आपने देखा, और बिहार में 2020 में भी देख चुके हैं आप, और इस बार भी वही होगा। लेकिन फिर भी सीटें जो है वो ज्यादा आ जाए वो बीजेपी की, और फिर वो कुछ इस तरीके का काम करें कि नीतीश कुमार को दबा दे, तो वो चीज मुश्किल लगता है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को जैसे कि तोड़ेंगे, जैसे कि कहा जा रहा है कि सांसद जो है बहुत सारे जो है वो उन्होंने समर्थन ऑलरेडी दे चुका है, समर्थन पत्र दे चुका है बीजेपी को, मतलब बीजेपी में आने के लिए एकदम तैयार है। तो बुरी तरीके से जो ऐसे एमएलए जो जीत के आएंगे चुनाव के बाद, तो वो भी टूट के बीजेपी में आ जाए, तब फिर बीजेपी अपनी सरकार बना ले अकेले दम, और नीतीश कुमार जो है वो उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये एक दिखता है आसान। तो ऐसे कंडीशन में नीतीश कुमार क्या करते हैं? तो एक चीज तो ये है, दूसरा चीज क्या है कि बीजेपी डायरेक्टली नीतीश कुमार को नहीं बोल सकती है कि आप या तो सीएम बन जाओ, अगर अपनी पार्टी का विलय कर लो हमारे साथ में, और नहीं तो आप सीएम नहीं बन पाओगे। तो ऐसे पोजीशन बिहार में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो इक्वेशन क्या था कि एक नाथ शिंदे अगर जैसे कि बगावत करते, ठीक है ना, तभी भी बीजेपी की सरकार अजीत पवार के साथ में बन जाती, ठीक है ना। तो क्योंकि बीजेपी की अच्छी सीटें आ गई थी और अजीत पवार की भी अच्छी सीटें थी, तो ये दोनों से मिलकर भी सरकार बन सकते थे महाराष्ट्र में। तो एक नाथ शिंदे के पास में वो ऑप्शन नहीं था कि मतलब बगावत कर जाए या फिर अपनी सरकार बना ले या फिर दूसरे तरह से सीएम बन जाए, वो चीज वहां पे नहीं था। यहाँ पर बिहार में वो चीज जो है वो अलग थोड़ा सा दिखता है। तो ऐसे में जैसे अगर बोले कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दो बीजेपी में, तभी आप सीएम बन पाओगे, तो वैसे में तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ में चले जाएंगे और वहां सरकार बन जाएगी। तो ये चीज है यहाँ पर। तो वो एक मतलब नीतीश कुमार के लिए सेफ पॉइंट, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पार्टी टूट जाए और फिर वो बीजेपी के साथ में सारे एमएलए चले गए, या फिर वो बीजेपी का खुद का ऐसे लेवल पे आ गया कि अपनी सरकार खुद अपने बल पे बना ले, तो वो एक चीज वहां पे बिहार में एक थोड़ा सा ये मतलब नीतीश के खिलाफ जा सकता है। तो वो कैसे उससे निपटेंगे, तो ये सवाल। तो बहरहाल बिहार में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, अब बहुत तेजी से चल रही है, और उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी भी एंट्री हो गई। उसका और उनकी एंट्री इसी वजह से हुई है कि बीजेपी की तरफ से ये सब चीजें हो सकती हैं, और फिर नीतीश कुमार अकेले पड़ जाएंगे तो उनके बेटा भी आ जाएगा, तो पार्टी को बचाने में एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो ये पूरा जो दिखता है पूरा बिहार का हिसाब किताब। अब आगे वक्त बताएगा कि क्या क्या चीज होता है।